नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक इंडियन। दोस्तों, 2025 की पहली इलेक्शन खत्म हो चुकी है, जिसके रिजल्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक फेमस कोट शेयर करना चाहूंगा। ये कोट ऐसा है कि टू अज्यूम ऑल द पावर्स इज नॉट गुड फॉर एनीबडी. Power corrupts and absolute power corrupt absolutely. All those experiments have a bad ending. यहां पर मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान करप्ट है या फिर नहीं, और अगर वो करप्ट है तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट है कि नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर सेंसेशन बनते हमें नजर आ रही है। उस क्लिप में अरविंद केजरीवाल, जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपने किसी रैली में ये क्लेम करते हमें दिख रहे हैं कि इस जन्म में मोदी जी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना होगा। और एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी अभी मैंने यहां पर बोला है, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने उस वीडियो में क्लेम किया हुआ है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि किसी को भी अपने सक्सेस के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि अगर आगे जाके असफल होने की बारी आए तो सारी दुनिया के सामने आपकी सफलता एक मजाक बन के रहे। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में जिस तरह बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, इसे देखकर वाकई में इसे एक हिस्टोरिक जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि पिछले 11 सालों में बीजेपी की, और स्पेसिफिकली बताऊं तो मोदी जी की वेव होने के बावजूद भी करीब 27 साल बीजेपी को दिल्ली कंकर करने के लिए इंतजार करना पड़ा। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा पिछले कुछ सालों में क्या हुआ जो केजरीवाल जी के आम आदमी को इतनी बड़ी हार देखनी पड़ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जो आगे जाके हमारे तथ्यों को सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो देखो, 2013 में मतलब 6th असेंबली इलेक्शंस के टाइम पर हंग असेंबली का गठन हुआ था, जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उस इलेक्शंस में बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। और इसी के चलते आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार का गठन किया था। लेकिन 7th असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली पॉलिटिक्स में एक नया इतिहास लिखा गया, जब आम आदमी की 70 में से लिटरली 67 सीट्स आई और 1 मैन 1 पार्टी सिस्टम दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुई। 2020 में भी मतलब 8th इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस में भी 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम हमें देखने मिला और आपको 70 में से 62 सीट्स के ऊपर जीत मिली। और इसीलिए आज जो आम आदमी की हार हुई है, यहां पर हम समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रही है। अब इतनी बड़ी हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यह भी तो हमें समझना होगा, क्योंकि लगातार 2 बार आउटस्टैंडिंग मेजॉरिटी से रूल करने वाली पार्टी एकदम से कैसे नीचे जा सकती है, यह चर्चा का मुद्दा बनता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन इस हार के पीछे है, वो है जिस तरह से बीजेपी ने अपना पीआर दिल्ली एनसीआर में डेवलप किया, जिस तरह से नेटवर्किंग बिल्ड की गई, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। क्योंकि केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में फ्रीबी कल्चर को जर्मिनेट किया, डेवलपमेंट, करप्शन, एंटी वीआईपी कल्चर, इन मुद्दों को जनता के सामने रखा। इन्हीं इश्यूज का सटीक इस्तेमाल करके बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गलत साबित किया। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की क्लीनेस्ट पॉलिटिशियन की जो छवि बन गई थी, उसे कई सारे स्कैम्स के सहारे खत्म किया गया। जो केजरीवाल के साइड से कई बार बोला गया था कि सत्ता में आने के बाद वीआईपी फैसिलिटीज का सीएम और उनके एमएलएस के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसे भी बीजेपी ने गलत ठहराया है।
सेकेंड थिंग इज, हमें पता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टी से भी ज्यादा पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो वोटर्स के माइंड के ऊपर बहुत बहुत हद तक प्रभाव डालता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो पार्टी की आइडेंटिटी से भी बढ़कर मोदी जी का नाम आज एक सक्सेस फैक्टर रहा है। इसी तरह आम आदमी की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आता है केजरीवाल जी का चेहरा। और जब से केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, अलग अलग स्कैम्स को उनके नाम पे जोड़ा गया है। इसके बाद केजरीवाल साहब खुद को क्लीन साबित करने में या फिर सिंपैथी क्रिएट करने में भी उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने साइड से कोशिश जरूर की है। फॉर एग्जांपल, जब वो जेल से बाहर आए तब उन्होंने सीएम की कुर्सी को छोड़ा और आतिशी जी को सीएम के पद पर बैठाया, लेकिन उनकी कोशिशें और बीजेपी की पीआर सिस्टम, उनमें अगर असली जीत किसी की हुई है तो वो बीजेपी की पीआर सिस्टम की हुई है। और आप समझ भी सकते हो कि ये इलेक्शन पूरी तरह केजरीवाल की सिंपैथी और बीजेपी की पीआर सिस्टम के ऊपर ही लड़ा गया था। इसमें रिलीजन फैक्टर उतना रोल प्ले करता हमें नजर नहीं आया है। और एक बात जो इस हार को डिफाइन करती है और वो है फ्रेश या फिर न्यू डेवलपमेंट्स की चाहत। इसका सिंपल मतलब यही है कि कोई भी लीडर जब 2 या 3 बार से ज्यादा सत्ता में रहता है तो ये नेचुरल टेंडेंसी बनती है कि जनता अब कुछ अलग चाहती है। मोदी जी के भी फैक्टर में हम देखें तो इस टाइम के लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे उसमें भी बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने क्लेम किया था कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, जीत के आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। यहां पर पावर ट्रांजिशन तो नहीं हुआ, लेकिन वोटर्स का माइंडसेट चेंज होते हुए साफ साफ नजर आया है। इसी तरह न्यू फेस, न्यू लीडर, न्यू डेवलपमेंट्स, इन सारी चीजों की चाहत में आम आदमी कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए हमें नजर आई है। नाउ अब जब बीजेपी की सत्ता स्थापन होने जा रही है, इसमें भी बीजेपी के लिए यह रास्ता इतना सरल होगा नहीं, क्योंकि देखो, अगर हम सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आज तक बीजेपी से यह कंप्लेन देखी गई थी कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकारें होने के कारण दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अब यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों जगह पे एक ही पार्टी सरकार संभाल रही होगी तो बीजेपी को यहां पर बहुत सारा मतलब ढेर सारा काम करना होगा और दिल्ली की जनता में उस विश्वास को बरकरार भी रखना होगा। ऑब्वियसली फ्रीबी कल्चर जो केजरीवाल जी ने जर्मिनेट किया उसको और बढ़ाने की बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमें देखने मिली थी। तो यहां पर भी बीजेपी को समतोल बनाए रखते हुए चलना होगा, क्योंकि अगर फ्रीबी कल्चर बंद होता है तो भी बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकती है और हद से ज्यादा फ्री चीजें देने लगते हैं तो भी दिल्ली के फिस्कल बैलेंस में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते नजर आएगी, आ सकती है। ये तो हमने अपने साइड से इस इलेक्शन को एनालाइज करने की कोशिश की। अगर आपको भी इस इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर अपनी राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स तो आपका ही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इस हार के बारे में क्या लगता है इसे हमसे जरूर शेयर करना। तो यही था हमारा आज का सिंप्लीफाइड। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।